नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रदेश का प्रश्न और मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। और आज कार्यक्रम में बात होगी आतंक के उस चेहरे की जो चिंता में डालने वाला है। दिल्ली धमाके से पहले सुरक्षा एजेंसियों ने जिस टेरर मॉड्यूल का खुलासा किया उसने सबको हैरत में डाल दिया, क्योंकि इस टेरर मॉड्यूल में कुछ चेहरे ऐसे पेशे से ताल्लुक रखते हैं जिन्हें लोग धरती पर भगवान का दर्जा देते हैं, और वो पेशा है डॉक्टरी का। लोगों की जिंदगी बचाने वाले हाथ आतंक का साथ देने लगे तो चिंता बढ़ना लाजमी है। अब तो यह सवाल भी उठ रहा है, कहीं इन चेहरों का कनेक्शन दिल्ली धमाके से तो नहीं। जांच पूरी होने के बाद ही मुकम्मल तस्वीर सामने आ पाएगी, लेकिन जो बात शुरुआती जांच में सामने आ रही है वो ये बताती है कि डॉक्टर अदील और मुजम्मिल जैसे लोग बड़ी साजिश रच रहे थे। फरीदाबाद से 2900 किलो विस्फोटक बरामद होना किसी बड़ी तबाही की तरफ ही इशारा करता है। यह नेटवर्क जम्मू कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश तक फैला था। अब यह साफ है कि आतंकवाद का चेहरा बदला हुआ है और भारत को इससे निपटने के लिए कुछ और तरह से सोचना पड़ेगा। तो इसी मुद्दे पर तमाम पहलुओं पर विस्तार से चर्चा होगी। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले यह रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आज की ये कहानी रोंगटे खड़े कर देने वाली है, क्योंकि आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं आतंक की नई लैब, जहां हथियार नहीं स्टेथोस्कोप से आतंक की प्लानिंग हुई, जहां जिंदगियां बचाने की कसम खाने वाले डॉक्टर ही मौत का सौदा करने निकले। जी हां, दिल्ली बम धमाके की साजिश के पीछे जिन चेहरों का काला सच सामने आया है उसने पूरे देश को झकझोर दिया। फरीदाबाद, लखनऊ से लेकर कश्मीर तक डॉक्टरों की टेरर टीम बेनकाब हो चुकी है। डॉक्टर उमर मोहम्मद, डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर आदिल अहमद और डॉक्टर मुजम्मिल, ये वो नाम हैं जो अब सवालों के घेरे में। क्या ये वो लोग नहीं जो जिंदगी देने का वादा करते हैं? फिर कैसे बन गए ये मौत के सौदागर? सवाल है, कहां से शुरू हुआ ये ब्रेन वॉश? क्या जैश ए मोहम्मद ने आतंक की यूनिवर्सिटी खोल रखी है जिसमें डिग्री मिलती है दहशत फैलाने की? और सबसे बड़ा सवाल, जब पढ़े लिखे समझदार समाज के संभ्रांत तबके के लोग ही आतंक की राह पर निकल पड़े तो आखिर गलती सिस्टम की है, सोच की है, या साजिश कहीं और की? आज इसी मुद्दे पर होगी सबसे बड़ी बहस। जब डॉक्टर बने आतंकी, क्या अब समाज को सर्जरी की जरूरत है? क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक धमाके की नहीं, ये कहानी है हमारे समाज के दिमाग पर हो रहे हमले की। और आज हम पूछेंगे, कौन चला रहा है ये टेरर लैब, और क्या अब हमें आतंक की इस नई नस्ल से लड़ने के लिए नई दवा तैयार करनी होगी? सोचिए जरा, जो बच्चे तैयारी करते हैं डॉक्टरी की, कितना पसीना उसके लिए बहाना पड़ता है, कितनी मेहनत उसके लिए करनी पड़ती है, दिन रात जागना पड़ता है, फिर ये डॉक्टरी का जो तमगा है ना, डॉक्टर का जो तमगा है, फिर बच्चे ये हासिल करते हैं। पहले कंपटीशन की तैयारी, उसके बाद किताबों में दिमाग खपाना, पढ़ाई पूरी करने के लिए अपनी जिंदगी के अहम 5 से 6 साल लगा देना इस डिग्री को हासिल करने के लिए। और पेशा कितना पवित्र, डॉक्टरी जैसा पेशा, लोगों की जान बचाने का पेशा, जिनके हाथों में सर्जरी के औजार होने चाहिए, सर्जरी के उपकरण होने चाहिए, जिनके हाथों में दवाओं की पुड़िया होनी चाहिए लोगों की जिंदगी बचाने के लिए। अगर वो हाथ बारूद में रंगने लगें, बारूद में सनने लगें, तो सोचिए क्या होगा, कैसे होगा? ये विश्वास, ये भरोसा टूटेगा नहीं तो और फिर क्या होगा? तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पूरा पैनल जुड़ चुका है। परिचय मेहमानों से हम आपका करवा दें। अजीत भदौरिया हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवम शुक्ला हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और हमारे साथ डॉक्टर पीके मिश्रा, रिटायर्ड एडीजी बीएसएफ, वो भी इस चर्चा में शामिल होंगे थोड़ी ही देर में। इसके अलावा रिटायर्ड डीएसपी आरआर बंसल साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगा शिवम जी। ये जो मॉड्यूल सामने आया और इसमें जो सबसे डराने वाली, हैरान करने वाली, हैरत में डालने वाली बात है वो ये है कि एक नहीं, दो नहीं, 4 डॉक्टर्स के नाम इस मॉड्यूल में सामने आ रहे हैं। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या हो रहा है? क्या यह आतंक का नया चेहरा है? हालांकि पहले भी ऐसे मामलात सामने आए हैं जिसमें पढ़े लिखे लोग आतंक की साजिश का हिस्सा बने। देखिए अनंत जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि यह तो एक संस्थागत रूप से हम लगातार देख रहे हैं कि एक कट्टरपंथी तबका वो पढ़े लिखे लोगों के बीच ही एग्जिस्ट करता है और एक धर्म विशेष के लोग इस प्रकार की गतिविधियों में लगातार संलिप्त रहते हैं।
हमने देखा कि ओसामा बिन लादेन के हम चाहे एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात कर लें या किसी अन्य इस प्रकार के बहुचर्चित आतंकी की, चाहे बगदादी रहा हो या कोई और, इन सभी में यह चीज तो बहुत एक न्यूट्रलिटी के साथ आप देखेंगे कि सभी कमोबेश बहुत हद तक पढ़े लिखे रहते हैं, अच्छे परिवारों से रहते हैं और उसके पश्चात इस प्रकार का कट्टरपंथी रास्ता वो इख्तियार करते हैं। और वर्तमान में भी जिस प्रकार की चीजें हम देख रहे हैं, तो इसमें 3-4 पॉइंट्स हमें जो बेहतर तौर पर देखने लायक है उसको समझना चाहिए। जी। संवेदनशील समय है पूरे राष्ट्र के लिए, जिस प्रकार की घटना हुई स्वाभाविक तौर पर हमें भी बहुत पीड़ादायी है। जिन लोगों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी, जिन्होंने अपने परिजनों को खोया, उनके साथ हमारी संवेदनाएं हैं। और चूंकि हम सरकार में हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी ज्यादा है। हमने विगत 10 वर्षों के अपने कार्यकाल के दौरान संस्थागत रूप से टेररिस्ट एक्टिविटीज पर नियंत्रण स्थापित किया है। और अभी तक की मैं आंकड़े देख रहा था कि पहले 2004 से 14 के बीच में तकरीबन 3000 से ज्यादा टेरर इंसिडेंट्स देश में होते थे, जो 2014 के बाद कम होते 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 आज लगभग 600 के आसपास बचे हैं। और उसमें भी हताहत लोगों की संख्या और जो एक स्केल जिसमें पहले इस प्रकार की घटनाएं होती थी, बड़े शहरों में ब्लास्ट होता था, उस पर हमने नियंत्रण स्थापित कर लिया। लेकिन यह किसी भी रूप में हमें इस बात की छूट नहीं दे सकता कि हम इस प्रकार की एक भी घटना को जस्टिफाई कर दें या उसके लिए हमारी कोई उसमें अकाउंटेबिलिटी ना हो। तो जी। पूर्ण अकाउंटेबिलिटी है, पूरी सरकार इसके पीछे लगी हुई है। हम कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते, हर एंगल के साथ इसमें जांच की जा रही है। हमने देखा कि इसके साथ पुलवामा के जो अटैक था उसमें भी जुड़ रहे हैं, किस प्रकार से वहां ब्लास्ट और बाकी चीजें हुई थी। और इस प्रकार से देश के अंदर ही जो एक पूरी नफरती सोच पलती है, उस पर भी पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने का काम हमारी सरकार कर रही है। अब दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, जो अनंतनाग का मेडिकल कॉलेज है, उससे बकायदा पढ़े लिखे डॉक्टर, अनंतनाग में किसकी सरकार है, जम्मू कश्मीर में कौन शासन में है, तो उन लोगों की भी भूमिका की जांच होगी। कांग्रेस का जो गठबंधन है, शिवम सर, तो तमाम पहलुओं पर जांच करने। मैं आपसे एक दरख्वास्त करना चाहता हूं। बेशक आज हमारा केंद्रीय मुद्दा जो है वो आतंक का है, लेकिन आतंक के एक पहलू ये भी सामने आया कि पढ़े लिखे नौजवान अगर इसमें जुड़ रहे हैं, चाहे वो ब्रेन वॉश के कारण जुड़ रहे हों या फिर किसी विचारधारा से प्रभावित होकर जुड़ रहे हों या फिर उन्हें ट्यून किया जा रहा है, उस तरीके से उनको इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, तो ये चिंता की बात हमारे पूरे देश के लिए है। ये तेरा राज्य मेरा राज्य, तेरी सरकार मेरी राज्य का मसला नहीं है, मेरी सरकार का मसला नहीं है। तो उसी वृहत रूप से आप अपनी बात रखें। जी अनंत जी, ये तेरी मेरी की बात, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक समस्या है और एक धर्म विशेष के लोगों के भीतर ये बहुत बड़ा समूह है। ये कोई भारत में हो रहा है ऐसा नहीं है, ये पूरे विश्व भर में हम इस प्रकार की घटनाओं को देख रहे हैं और यह एक पूरा इसकी एक सिनर्जी और कहीं ना कहीं उसको सिंक्रोनाइज ढंग से पूरे विश्व भर में किया जा रहा है। ये तो हमारी सरकार थी, पूर्ण नियंत्रण था, हमने लगातार उस पर कहीं ना कहीं बहुत बार क्या होता है, अगर किसी सांप के पैर को आप दबा लो तो दोगुनी तेजी से झपट्टा मारने की कोशिश करता है। तो वही चीज आज हमें देखने को मिल रही है और ये तमाम आता हूं शिवम जी, आपके पास आता हूं। आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस गंभीर समस्या पर रखा। अजीत भदौरिया जी का मैं यहां पर रुख करना चाहता हूं। अजीत भदौरिया जी, एक पढ़े लिखे नौजवान का जिसने डॉक्टरी जैसे पेशे में खुद को स्थापित किया, जो वहां तक पहुंचा, उस मुकाम तक पहुंचा, उसकी मेहनत का अंदाजा लगाइए कितनी मेहनत उसने की होगी, और वो आकर ऐसे भटक जाए, तो ये क्या चिंता पैदा करने वाली बात नहीं है? कैसे रेडिकलाइज हो जा रहे हैं, कैसे कोई इनको इन्फ्लुएंस कर दे रहा है, कैसे इनकी सोच को परिवर्तित कर दे रहा है, जिंदगी बचाने के रास्ते पर चलते चलते कैसे जिंदगी लेने वाले रास्ते पर ये बढ़ जाते हैं। ये परेशान करने वाली बात नहीं है? बिल्कुल निश्चित अनंत जी, ये आज जो घटनाक्रम घटित हुआ ये देश के लिए बहुत हृदय विदारक घटनाक्रम है और कांग्रेस पार्टी पूरे संवेदना व्यक्त करती है जो लोग हताहत हुए इस घटनाक्रम में, और पूरा विपक्ष और पूरा देश आज सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हुआ है। सरकार के हर निर्णय के साथ पूर्ववर्ती तरीकों से खड़ा हुआ है। आप देखिए, आपने बहुत मार्मिक बात कही आदरणीय। जो बेस है ना इसका, एक अपने साथ का घटनाक्रम सुनाता हूं, बहुत छोटा सा। 5-6 साल पहले यात्रा कर रहा था एक ट्रेन में, आदरणीय शताब्दी एक्सप्रेस में। अनंत जी, मेरे बगल में एक प्रबुद्ध इंजीनियर बैठे थे, वो हिंदू ही थे। हम लोगों का डिस्कशन हुआ, इस तरीके से बातचीत हुई आके। उन्होंने कहा आज देश में जिस तरीके का माहौल पैदा किया जा रहा है, तो जिस धर्म के लोगों को, जिस संप्रदाय के लोगों को दबाने का काम किया जाएगा, वहां के पढ़े लिखे लोग भी निकल के आतंकी गतिविधियों में शामिल होंगे और उसी का परिणाम आज ये हमारे आपके सामने है। आज देखिए, वो बात मेरे को याद आ रही, 6-7 साल पुरानी बात है। हम दोनों के बीच एक सामान्य चर्चा का विषय था और आज जब ये डॉक्टर निकल के आए तो वो आदरणीय अनंत जी, कोई भी धार्मिक कट्टरता, किसी भी वर्ग की कट्टरता, किसी भी जाति की कट्टरता,
हमेशा नुकसान करती है, समाज को करती है, परिवार को करती है और स्वयं को तो गर्त में डालती है। जैसे आपने कहा ना, कितनी मेहनत से उन्होंने एमबीबीएस क्लियर किया होगा, पूरी पढ़ाई की होगी, उसके बाद डॉक्टर बन के वो इन गतिविधियों में आए। अब आप देखिए कि हमें खुद अपना आकलन करना है। अगर विपक्ष और देश तो सरकार के साथ है। अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र ने, मैं वैसे इस तरह की बातें करने का पक्षधर नहीं था, परंतु भाजपा के मित्र ने कहा तो उसका जवाब देना लाजमी होता है। आदरणीय अनंत जी, आप देखेंगे तो इस देश में 2014 के बाद से आज तक 2670 छोटे बड़े हमले हुए, जिसमें 31 बड़े हमले हुए आदरणीय अनंत जी, जो 2014 के बेंगलुरु बम विस्फोट से लेके पठानकोट, उरी हमला, पुलवामा, पहलगांव हमला और अब ये दिल्ली में। परंतु इन सब में एक चीज है कि सरकार का जो मुखिया है उसकी गंभीरता कहीं नजर नहीं आई। अनंत जी, हम और आप तो गंभीर हैं। अजीत जी, चौथा स्तंभ, मैं एक मिनट अपनी बात खत्म करना चाहूँ। मैंने इसी बात पर शिवम को भी टोका था और इसी बात पर मैं आपको भी टोक रहा हूं। मैं जवाब दे रहा हूं प्लीज। आज आप चौथा स्तंभ होकर इस विषय को इतनी अच्छी तरीके से चर्चा करा रहे हैं। आप देखिए, हमारा जब पुलवामा हुआ था तो हमारे देश के प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक में नहीं गए। पहलगांव हुआ था, पुलवामा हुआ था तो बीबीसी की रिकॉर्डिंग कर रहे थे डॉक्यूमेंट्री की। पहलगाम हुआ था तो अजीत जी, एक मिनट नहीं गए। और अजीत जी देखिए मेरी दरख्वास्त, मैंने यही दरख्वास्त शिवम से की थी, यही दरख्वास्त मैं अजीत जी आपसे कर रहा हूं। प्लीज मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। आप मुझे एक बात बताइए, इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़ा ये मैटर है और इसमें हमारे समाज के तबके के वो लोग हैं जिनको हम व्हाइट कॉलर कहते हैं। अगर इंटरनल सिक्योरिटी के लिहाज से मैं इस बात की तुलना करूं, उस पैमाने पर इसे कसूं, तो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा मैटर है, क्योंकि ये लोग समाज के बीच में रह रहे हैं, इनका समाज में सम्मान है, लोग इन पर यकीन कर रहे हैं, लोग इन पर विश्वास कर रहे हैं और इनका बारे में पता ही नहीं है कि बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। सर, ये इंटरनल सिक्योरिटी का विषय है। मैंने शिवम को भी कहा था, तेरी सरकार मेरी सरकार मत कीजिए, तेरी पार्टी मेरी पार्टी मत कीजिए, समस्या की जड़ में जाइए, वहां पर अपना नजरिया रखिए। सर, यहां पर इसकी फहरिस्त गिनाने से, उसकी फहरिस्त गिनाने से काम नहीं बनेगा। ये लोग लोगों के बीच में थे, डॉक्टर के रूप में थे, लोग इनसे इलाज कराने जाते थे, जिस विश्वविद्यालय में थे, जिस यूनिवर्सिटी में थे, वहां पर धर्मार्थ में इलाज किया जाता था। आप सोचिए कितना विश्वास टूटा होगा, कितना विश्वास टूटा होगा लोगों का। आप उस विश्वास की तो बात कीजिए। हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूं जी। आपने कहा ना इंटरनल सिक्योरिटी का विषय जी, किसका इंटरनल सिक्योरिटी फेल्यूर है? 2900 किलो आरडीएक्स फरीदाबाद आ जाता है, दिल्ली देश की राजधानी में आ जाता है। इंटरनल फेल्यूर किसका है आदरणीय आनंद जी? अगर पुलवामा में जो 300 किलो आरडीएक्स आया था, अगर वो आरडीएक्स की ईमानदारी से जांच हो जाती, जिस सरदार डीएसपी को छोड़ा गया है उसको माफी दे दी गई है, उस पर अगर ईमानदारी से एनआईए और सारी एजेंसियां काम कर रही होती तो आज 2900 किलो आरडीएक्स फरीदाबाद तक आ सकता था क्या? इसको सर ऐसे भी प्रस्तुत किया जा सकता है कि एजेंसियां काम कर ली थी इसलिए पकड़ा भी गया। इसको ऐसे भी प्रस्तुत किया जा सकता है। खैर छोड़िए, मैं बंसल साहब का रुख करता हूं। बार बार आप घूम फिर के वहीं पे जा रहे हैं। जिस पॉइंट पे मैं चर्चा को लेकर आ रहा हूं, सुनिए, जो मेरी चर्चा का विषय, आप उस पॉइंट पे बात ही नहीं कर रहे सर। एक मिनट, अरे मैं उस पर चर्चा कर चुका ना, मैंने पहले मेरा। हाँ, तो अब केवल आप ही नहीं है, आपने अपनी बात कह दी, केवल आप ही नहीं है। आर बंसल साहब का रुख करूंगा, जो जमीन पर रहकर इन चीजों को फेस करते हैं, जो जमीन पर रहकर इन चीजों को फेस करते रहे हैं। डीएसपी साहब, मेरा आपसे सीधा सवाल है, ऐसे लोग जो व्हाइट कॉलर लोग हैं, समाज में जिनकी प्रतिष्ठा है, डॉक्टरी जैसे पवित्र पेशे को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर वो लोग आतंकी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाते हैं, मैं कह रहा हूं अभी मॉड्यूल खुला है, इसकी जांच हो रही है, चीजें सामने आना बाकी है, लेकिन यह कितना बड़ा खतरा है कि समाज के बीच में रहकर आप समाज में एक प्रतिष्ठा हासिल करते हैं और उसके बाद फिर आपकी बैकग्राउंड जब चीजें सामने आती है इस तरीके से निकलती है। यह कितना बड़ा चैलेंज है एजेंसियों के लिए भी, आम लोगों के लिए भी और समाज के लिए भी। देखिए अनंत जी, सबसे पहले तो मैं कल की घटना में जो दिवंगत हुए हैं उनको मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कल की घटना में जैसे ही इस घटना का पर्दाफाश हुआ, मतलब जानकारी जैसे ही सरकार के नोटिस में आई, तो मैं इतना सजग देश कहना चाहता हूं कि हमारे भारत के गृह मंत्री घटना के तत्काल बाद घटना स्थल पर और अस्पताल में जायजा लेने पहुंच गए हैं।
ये पहली बार इतनी तत्परता से कार्रवाई हुई है। मैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। जी। दूसरी बात यह है कि इस पेशे में जो डॉक्टर का पेशा, जो एक बहुत ही पवित्र पेशा होता है, जो जान बचाने का काम करता है, इस पेशे की आड़ में अगर ऐसे आतंकवादी अगर पैदा हो रहे हैं तो ये हमारे लिए, देश और दुनिया के लिए बड़ी चिंता का विषय है। इस पर बहस होना चाहिए। इस पर सबको, सभी एजेंसियों को, सभी विचारधारा के लोगों को, इसमें कोई राजनीतिक पार्टीबंदी का बिंदु नहीं आना चाहिए। अब अगर मैं बात कहूं कि अगर जो पहले कह दी है कि 2011 में 7 सितंबर 2011 को भी दिल्ली के हाईकोर्ट गेट नंबर 4 के 5 के पास में विस्फोट हुए थे, जिसमें करीब 11 लोगों की मौत हुई थी, 60 लोग घायल हुए थे। 13 सितंबर 2008 को भी दिल्ली के करोल बाग में भी विस्फोट हुए थे, जिसमें 20 लोगों की मौत हुई थी। और 29 अक्टूबर 2005 को भी धनतेरस के दिन गोविंदपुरी में भी धमाके हुए थे, जिसमें 62 लोगों की मौत हुई थी और 200 लोग घायल हुए थे। तो इसमें किसी सरकार विशेष का नहीं है, ये आतंकवादी की कोई वही बात मैं शुरुआत से कह रहा हूं कि तेरी सरकार मेरी सरकार मत कीजिए। सबके शासनकाल में धमाके हुए हैं, कोई इससे अछूता नहीं है। मेरी बात सुन लीजिए। हाँ, बंसल जी अपनी बात पूरी करें। बाप मेरा यही कहना है कि इसमें किसी सरकार विशेष को पार्टी नहीं बनाना चाहिए। ये हमारे लिए चिंता का विषय होना चाहिए, सभी को, सभी पार्टियों को, देश के लोगों को। ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस पर चिंतन हो रहा है। और अगर हमारे देश में अगर तेरी मेरी बात आएगी तो मुझे लगता है ये ठीक बात नहीं है। इस पर विचार होना चाहिए कि ऐसे पेशेवर लोगों, बंसल साहब, मैं एक पुलिस ऑफिसर, जब आप फील्ड में थे, जब आप सर्विस पे थे, मैं एक आम आदमी की धारणा आपसे शेयर करना चाहता हूं। जब एक आम आदमी एक सफेद लिबास के अंदर किसी डॉक्टर को देखता है, गाड़ी में जाते हुए देखता है, जब आप चेकिंग वगैरह भी चलाते होंगे तो उस दौरान भी थाने में भी आना जाना होता होगा, तो आपका पहला इंप्रेशन क्या जाता है कि यार डॉक्टर आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है, आप इसी नजरिए से तौलते हैं ना उसको। और जब आपके सामने कोई क्रिमिनल आता है तो आपका पहला परसेप्शन क्या जाता है, जिसको आप जिसको बैड कैरेक्टर कहा जाता है पुलिस की फाइल्स में, उसके बारे में आपका परसेप्शन क्या जाता है? क्या आपको नहीं लगता कि अगर इस पेशे से जुड़े लोग संलिप्त पाए जाते हैं आतंकी मॉड्यूल में तो विश्वास की डोर टूटती है? लोग कैसे विश्वास कर पाएंगे? निश्चित तौर पर अनंत जी, डॉक्टर जैसे पेशेवर व्यक्ति अगर थाने में हमारी चेकिंग के दौरान मिलते हैं तो हम उनका बड़ा सम्मान करते हैं जी, और उनसे सम्मान पूर्वक अपना वार्तालाप करते हैं जी। हम उन तरफ ऐसा नहीं सोचते हैं कि यह एक आतंकी घटना के लिए जन्म दे रहे हैं या उसमें संलिप्त हैं। ये तो एक नई ट्रेंड आ गया है जो हमारे आतंकी लोगों ने, पढ़े लिखे लोगों को, सफेद पोस्ट लोग, जिनको मैं कहूंगा कि जिन पर कोई जनता शंका नहीं कर सकती, ऐसे लोगों को इसमें मोटिवेट करके उनकी मानसिकता को बदल करके आतंकवादी तरफ धकेल दिया है और वो इस घटना को अंजाम दे रहे हैं जी। इस पर विचार होना अब आइए चाहिए। दूसरे पहलू पर। अब ये घटना सामने आई है, फर्ज कीजिए कि आप ऑफिसर हैं, फर्ज कीजिए कि आप ऑफिसर हैं, आप ड्यूटी पर तैनात हैं, आप अपने इलाके में मौजूद हैं और ऐसी घटना हो जाती है और आपके सामने कुछ चेहरे आते हैं कि भाई फला फला व्यक्ति डॉक्टरी पेशे से जुड़ा हुआ है, फला फला व्यक्ति इंजीनियरिंग पेशे से जुड़ा हुआ है। क्या आप बात पर यकीन कर पाएंगे? क्या आप उस पर विश्वास कर पाएंगे? क्या आप उसको उस नजरिए से, उस तराजू में तौल पाएंगे? आप उसे शक की निगाह से देखेंगे या नहीं देखेंगे? बिल्कुल देखेंगे। अगर ऐसी जानकारी मिलती है तो बिल्कुल देखेंगे, उस पर कार्रवाई भी करेंगे। और यह कहना हमारा ठीक नहीं होगा कि अगर डॉक्टर या इंजीनियर किसी तरह से अगर किसी उसमें अपराध में संलिप्त है तो हम उस तरफ अनदेखी कर दें, ऐसा हमारा पुलिस का नजरिया नहीं रहता है। अब सर मेरा एक सवाल और है आपसे, क्योंकि आप धन्यवाद देना चाहते हैं कि इतनी तत्परता से कार्रवाई होते हुए भी इतनी तत्परता से उन्होंने कार्रवाई की। अब मेरा सवाल सर आपसे है, क्योंकि आप फोर्स का हिस्सा रहे हैं तो आप इन बातों को बेहतर जानते होंगे। एक बड़ा सवाल यह है कि इतने पढ़े लिखे लोग जो इतनी मेहनत से ऊपर आए वो रेडिकलाइज कैसे हो जाते हैं? इसके पीछे क्या ग्रंथि काम करती है? क्या ये सोच ही साथ चल रही है? एक सवाल ये उठता है। क्या इनको गुमराह कर दिया जाता है? एक सवाल ये उठता है। अमूमन पहले कहा जाता था कि भाई गरीब है, पैसा नहीं है, रोजगार नहीं है, तो गुमराह करके भटक गए, रास्ता भटक गए। लेकिन यहां तो भटकाव वाली स्थिति दिखती नहीं है, क्योंकि वैसा सामाजिक जो वो उनका वो है, पद है, सम्मान है, वैसा नहीं है। ठीक है, एक ये कि क्या ये प्रेरणा कहां से मिलती है? क्या ब्रेन वॉश किया जाता है? क्या बाहर से इस किस्म की कोशिशें होती हैं?
एग्जैक्टली इनको इतना मोटिवेट किया जाता है, इनका ब्रेन वॉश किया जाता है कि इनको इस कट्टरपंथी अपराध में धकेलने के लिए इनको तैयार किया जाता है। जी। और ये यह कि इसलिए किया जाता है कि इन पर कोई शंका ना करे, इसलिए इनको ब्रेन वॉश करके अपने कट्टरपंथी की ओर जो है अग्रसर हो जाते हैं। जी। और इन पर मेरा अनुरोध है कि इन जी। पर कंट्रोल होना चाहिए, इसकी जांच होना चाहिए। और हमारी जो एनआईए और दिल्ली पुलिस और देश की पुलिस जांच कर रही है, वो बहुत लीगल कर रही है, अच्छी तरह से कर रही है। और कोई भी इसकी जड़ जहां भी आतो होगी, बंसल सर हमारे साथ जितना भी डॉक्टर बड़ा हो, पीके मिश्रा जी भी कोई जुड़ गए व्यक्ति हैं। हो, उसको जी नकाब जी डॉक्टर पीके उसको मिश्रा भी हमारे साथ नजर जुड़ गए किया हैं, जाएगा। रिटायर्ड उसको एडीजी हैं भारत बीएसएफ देश के। में कोई मिश्रा सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, आपका ही हम वेट कर रहे थे। ये जो मॉड्यूल पकड़ा गया, ये दिल्ली में धमाका हुआ, अब इनके कनेक्शंस बीच में मिल रहे हैं। हालांकि मुकम्मल तस्वीर सामने अभी आप आनी बाकी है इसमें, लेकिन जो सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आई, 4 ऐसे चेहरे जो डॉक्टरी पेशे से जुड़े हैं, एक यूनिवर्सिटी जहां पर डॉक्टरी की पढ़ाई होती है, वहां पर इस किस्म के लोग मौजूद थे, सबकी निगाह से बचे हुए थे। हालांकि ट्रैक पर थे लेकिन सबकी निगाह से बचे हुए थे। आपको नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है ऐसे लोगों को ढूंढ पाना, ऐसे लोगों को चिन्हित कर पाना, क्योंकि ये डॉक्टर का लिबादा ओढ़कर समाज में रह रहे हैं, उस प्रतिष्ठा को प्राप्त कर रहे हैं। बिल्कुल, आप बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे। मैं भी आश्चर्य हुआ कि ये जो है भारत में इतना बड़ा पहले बार एजुकेटेड मॉड्यूल ऑफ मिलिटेंट्स कहां से पैदा हुए। और ये पैदा हुए लखनऊ में, फरीदाबाद में, सहारनपुर में ये पैदा हुए, जिनका कनेक्शन पुलवामा में था। अब ये देखिए सर, जो फरीदाबाद का जो अल्फदा जो हमारा हॉस्पिटल है, उसमें कितने डॉक्टर्स हैं जो कि इसमें इन्वॉल्व हैं। आप डॉक्टर उमर को देख लीजिए, डॉक्टर आदिल को देख लीजिए, डॉक्टर शाहीन को देख लीजिए और डॉक्टर मुजमिल को देख लीजिए, क्या हालत है। ऐसे जो डॉक्टर्स हैं, एजुकेटेड डॉक्टर्स हैं, इनका ये अपने जो है पाकिस्तान का हैंडलर के साथ इन्वॉल्व है और ये अपना तंजीम बना कर रखे हैं। जैश मोहम्मद के साथ उनका हाथ है और अंसार गुजवत अल हिंद, ये भी इन संगठन के साथ भी उनका संबंध है। और देखिए क्या नहीं मिला उनसे, 12 ब्रीफ केस में 2900 केजी एक्सप्लोसिव अमोनियम नाइट्रेट। एंड ये देखिए जब वो पकड़ा गया, वहां से जो है उमर निकल गया I-20 गाड़ी में, और वो किस तरीके से उस गाड़ी में एक्सप्लोसिव्स रखा, अमोनियम नाइट्रेट को फ्यूल के साथ, और डेटोनेटर कैसे लगाया, फ्यूज कैसे लगाया, और सी द सिलेक्शन ऑफ प्लेस एंड टाइमिंग। मेट्रो जैसे आया और लोग निकलते रहे और चारों तरफ उसका गाड़ी था, दैट इज द टाइम उमर जो है वो स्विच दबाया और वो ब्लास्ट हो गया। इतना बड़ा वायलेंस, इतना बड़ा ब्लास्ट 2011 के बाद दिल्ली में कभी नहीं हुआ था। बट थैंक्स टू दिल्ली पुलिस सिक्योरिटी, थैंक्स टू ईपी पुलिस सिक्योरिटी, कि फरीदाबाद में जिस तरीके से जितना क्वांटिटी का एक्सप्लोसिव और आर्म्स एंड एम्युनिशन, ऐसा लगा जैसे जंग की तैयारी हो रही है, ऐसा लगा जैसे जंग की तैयारी हो रही है। बहुत बड़ी ये साजिश थी। मिश्रा सर, मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगा। अभी हमारे साथ अजीत जी मौजूद हैं, उन्होंने एक किस्सा सुनाया जो उनके साथ हुआ था। ये जो बात कही जाती है, ये जो तर्क दिया जाता है कि जब किसी को दबाया जाएगा तो वो इस रूप में सामने आ जाएगा, क्या ये जस्टिफाई करता है? क्या आप इसको एक्सेप्ट करते हैं? आप हमें पूछ रहे हैं? हाँ, आपसे पूछ रहा हूं मिश्रा सर। यस, अगर ऐसा कोई बात नहीं कि दबाया जाए, नो, आई डोंट एग्री विद दैट। आप देखिए कोई किसी को दबाया नहीं गया यहां पर। ये जो है all these doctors, they have joined of their own in militant groups. They were having connection to in Pulwama and through that to their Pakistan handlers in Muzaffarabad and Kale. अभी NIA और FSL इनका इंक्वायरी अभी शुरू हो गया है और ये इंक्वायरी बहुत जल्दी खत्म होगा, पता लगेगा और कौन कौन स्लीपर सेल इनका थ्रू में इनके साथ संबंध रखे हुए हैं। मैं क्लियरली बताना चाहता हूं, पूरा गुजरात, पूरा राजस्थान और कंप्लीट NCR में और यूपी के समेत सब जगह इनका स्लीपर सेल मौजूद है। एक और चीज मैं बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम में जी, ये जो एक्सप्लोसिव्स आया हुआ है,
ये जो वेपन्स आया हुआ है, इस बार जो आया हुआ है तकरीबन राजस्थान के थ्रू से आया हुआ है। राजस्थान का आप देखिए, हनुमानगढ़ जो है, श्रीगंगानगर और बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर, इस बॉर्डर में जो स्टेल्थ ड्रोन्स है, लो फ्लाइंग स्टेल्थ ड्रोन्स, टर्की स्टेल्थ ड्रोन्स एंड चाइनीज स्टेल्थ ड्रोन्स, इसमें अपना वेपन्स 14 to 15 kgs वेट का वो वेपन्स और एक्सप्लोसिव्स ले सकते हैं जी। और 20 फिगर ग्रिड रेफरेंस में 50-60 किलोमीटर दूरी पर अंदर में आकर के जी। वो ड्रोन उसको गिरा करके वापिस पाकिस्तान मुजफ्फराबाद केल चला जाता है जी। और इनका जो स्लीपर सेल्स है उनको पिन पॉइंट पता लगता है हनुमानगढ़ में और हमारा एरिया में, बीकानेर। आता हूं सर आपके पास, मेरे पास 2-3 मिनट ही बचे हैं। मैं यहां पर शिवम का रुख करना चाहता हूं और मेरी गुजारिश है दोनों पॉलिटिकल मेहमानों से कि राजनीति की बात ना करें और सीधा सिंपल सवाल, एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर ये जो लोग रेडिकलाइज हो रहे हैं, खुद से हो रहे हैं या कोई कर रहा है, ये बात अलग है, लेकिन इसको रोका कैसे जा सकता है एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर, क्योंकि सत्ता में आप भी रहते हैं, सत्ता में वो भी रहते हैं। क्या किया जा सकता है एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर? देखिए आनंद जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि तुष्टीकरण के लिए कट्टरपंथी सोच का हमें सहयोग लेना बंद करना होगा। बहुत इसमें पीरियड की बात है अपने आप में, इसमें कोई किंतु और परंतु शक शुबह की गुंजाइश नहीं बचती। हमें समझने की आवश्यकता है कि जो भी राजनीतिक संगठन सिर्फ और सिर्फ चुनावी फायदे के लिए कट्टरपंथी तबकों के साथ खड़े हो जाते हैं और इसका एक पूरा इतिहास रहा है। चलिए, आपने निचोड़ रख दिया अपनी बात का। संक्षेप में ही सर, शिवम मैं माफी चाहूंगा आपसे क्योंकि समय बहुत कम है मेरे पास। संक्षिप्त टिप्पणी अजीत जी आपसे भी, एक पॉलिटिकल संगठन के तौर पर, मैं फिर कह रहा हूं, कोई राजनीति नहीं, कोई कुछ नहीं, एक पॉलिटिकल संगठन के तौर पर अपनी भूमिका आप कैसे देखते हैं, कैसे आप उसमें मदद कर सकते हैं रोकने में से? देखिए, कांग्रेस पार्टी तो पहले भी सरकार के साथ खड़ी थी, आगे भी खड़ी रही, परंतु सरकार की इच्छा शक्ति होना चाहिए कि वास्तव में आतंकवादी गतिविधियां रुके। देश का प्रधानमंत्री 12 घंटे बाद विदेश चला जाता है तफरीह के लिए, तो ये कहां का प्लीज न्याय? ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए, प्लीज ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। दो देशों के संबंध होते हैं, उनकी कुछ मर्यादाएं होती हैं। मेरी आपसे गुजारिश है अजीत जी, समय की समाप्ति, समय नहीं, आपने अपनी बात कही नहीं, आप पता नहीं बात को कहां घुमा रहे हैं। नहीं, तफरीह के लिए चले गए, हर एक देश में गए हैं वो, तफरीह के लिए नहीं, किसी रिजॉर्ट में नहीं गए हैं वो, देश के प्रधानमंत्री हैं, 50 जिम्मेदारियां और हैं, इस बात को समझिए। ये नहीं, प्लीज ये एक्सेप्टेबल नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिवम, शुक्रिया आपका भी, बहुत बहुत शुक्रिया। समय की समाप्ति। और बाकी दो मेहमानों का, मिश्रा जी आपका भी, बंसल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर लेंगे, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी।